एपिसोड 461 टू 470। अर्जुन ने टैटू वाले आदमी को देखा जो उसकी ओर दौड़ रहा था। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसने अपना हाथ घुमाया और बुदबुदाया, तुम ही हो जो मुझे मजबूर कर रहे हो। मुझे दोष मत दो। थप्पड़। बहुत तेज आवाज। अर्जुन का हाथ टैटू वाले आदमी के चेहरे से स्पर्श हुआ। अर्जुन द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद वह व्यक्ति 360 डिग्री घूम गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? टैटू वाले आदमी ने आखिरकार घूमना बंद कर दिया। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और गुर्राया, जबकि उसका सिर अभी भी घूम रहा था। मुझे क्यों डरना चाहिए? मेरे पास आओ। अर्जुन मुस्कुराया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। टैटू वाला आदमी यह नहीं देख पाया कि अर्जुन ने उसे कैसे थप्पड़ मारा। उसे ऐसा लगा जैसे उसे लोहे के बोर्ड से थप्पड़ मारा जा रहा हो। उसका शरीर बेकाबू होकर घूमने लगा। अर्जुन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने बाएं और दाएं दोनों हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पूरी मंद रोशनी वाली गली थप्पड़ों की आवाज से भर गई। अर्जुन तभी रुका जब वह थक गया। टैटू वाले आदमी का चेहरा अब सुअर के सिर की तरह सूज गया था। उसका मुंह खून से भर गया था। फिर उसने अपना सिर हिलाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह कुछ अस्पष्ट बड़बड़ा रहा था। यहां से काम पूरा होने के बाद अर्जुन ने जेब में हाथ डाला और दीवार के पास खड़े दूसरे आदमी को देखा। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। भाई, कृपया मुझ पर दया करो। वह व्यक्ति इतना डरा हुआ था कि वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रेंगते हुए अर्जुन के पास गया। वह कभी नहीं सोच सकता था कि उसका बॉस एक नर्म दिखने वाले आदमी से सिर्फ कुछ थप्पड़ों के बाद हार जाएगा। इसके अलावा, उसने अपने बॉस को ऐसे थप्पड़ मारा था जैसे उसकी जिंदगी उस पर निर्भर हो। क्या क्रूर बर्बरता है। उस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी पर शक होने लगा था। यहाँ गैंगस्टर कौन है? क्या यंग मास्टर एंडरसन ने यह नहीं कहा था कि वह एक ऐसे आदमी थे जो अपनी स्त्री पर निर्भर थे? जब वह लड़ रहा था तो वह कितना धूर्त था। अर्जुन मुस्कुराया और उस आदमी के सिर को छुआ। जब अर्जुन ने उसे छुआ, तो वह आदमी कांपते हुए पीछे हट गया। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। क्या मैं इतना डरावना हूं? अर्जुन को लगा कि वह निर्दोष है। उसने कहा, तो फिर तुम खुद को थप्पड़ क्यों नहीं मार लेते? 100 बार थप्पड़ मारना कैसा लगेगा? वह आदमी निराशा की स्थिति में था। 100 बार। क्या वह खुद को 100 बार थप्पड़ मारने के बाद अपने बॉस की तरह एक मूर्ख नहीं बन जाएगा? भाई, चलो मजाक मत करो, ठीक है। क्या मैं इसे 10 बार कर सकता हूं? उसने पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और पूरी गंभीरता से कहा, नहीं, मैं आपको छूट नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा है, तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं करता? नहीं, नहीं, मैं ये करूंगा। जब उस आदमी ने सुना कि अर्जुन उसके लिए ऐसा करना चाहता है, तो उसने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे वह कोई खड़खड़ाता हुआ ढोल बजा रहा हो। थप्पड़। गली में तालबद्ध थपथपाहट की आवाजों के बीच अर्जुन ने गली के प्रवेश द्वार पर अन्य दो व्यक्तियों को देखा। उन दोनों ने सब कुछ देखा था और वे स्तब्ध थे। उनकी पैंट भी डर से गीली हो गई थी। उनके मुंह में लटक रही सिगरेट भी आधी जल गई थी। जब उन्होंने अर्जुन को आते देखा तो वे डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गए। अर्जुन ने कंधे उचकाकर कहा, कितना निराशाजनक है। अर्जुन ने पलटकर जमीन पर पड़े उस आदमी को ठंडे अंदाज में देखा और पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम्हें किसने भेजा है? उस आदमी के गाल पहले से ही लाल और सूजे हुए थे। उसने चक्कर महसूस करते हुए जवाब दिया, ये यंग मास्टर एंडरसन है। उसने कहा है कि अगर हम तुम्हें अपंग बना दें, तो हमें 50,000 रुपये मिल सकते हैं। क्या यंग मास्टर एंडरसन ने यह नहीं कहा था कि वह एक ऐसे आदमी थे जो अपनी स्त्री पर निर्भर थे? क्या मैं इतना डरावना हूं? अर्जुन को लगा कि वह निर्दोष है। उसने कहा, तो फिर तुम खुद को थप्पड़ क्यों नहीं मार लेते? 100 बार थप्पड़ मारना कैसा लगेगा? वह उससे कुछ भी छिपाने का साहस नहीं कर सका। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ये वही था। ऐसा लग रहा था कि उसे नूह को सबक सिखाने का कोई अवसर ढूंढना था। गली से बाहर निकलने के बाद अर्जुन उस बस का इंतजार करने लगा, जो उसे उसकी कंपनी तक ले जाएगी। बस में चढ़ने के कुछ ही पल बाद 7 से 8 गंजे आदमी उसके पीछे पीछे आ गए। वे सभी मांसल और बिना शर्ट के थे। बस में चढ़ने के बाद सभी लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और उन डरावने दिखने वाले लोगों के लिए रास्ता बनाने लगे। चिको, ये वही है। इसी ने डॉग्गो को पीटा था। 7-8 गंजे आदमियों के पीछे एक जाना पहचाना सा दिखने वाला आदमी आया और चिल्लाया। उसने बस के पीछे बैठे फिलिप की ओर इशारा किया। अर्जुन ने उन पर नजर डाली और समझ गया कि वे वही राहत दल थे, जिन्हें गुंडों ने अभी बुलाया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें अभी तक पर्याप्त नहीं मिला? चिको नाम का गंजा आदमी 180 सेमी लंबा था।
वह मोटा था और एक मोटे सुअर जैसा दिखता था। उसका चेहरा भयावह लग रहा था। उसने अर्जुन को अपनी निगाहों से देखा और फिर अपने आदमियों से कहा, वह डॉगो, क्या तुम पागल हो गए हो, या मैं इतना कमजोर हूं कि अब चाकू नहीं पकड़ सकता? उसे देखो, उसके हाथ पैर नूडल्स जैसे लग रहे हैं। ये स्पष्ट है कि वह एक बेकार आदमी है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि इतने आसान काम में असफल हो गए? वह आदमी दुखी होकर बोला, चिको, ऐसा नहीं है। हालांकि यह आदमी एक महिला की तरह विनम्र दिखता है, लेकिन वह बेहद क्रूर है। चिको ने झुंझलाहट में उसे एक तरफ धकेल दिया और अर्जुन के सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसने अपने होठों को चटकाया और नाक सिकोड़ी। बच्चे, मैंने सुना है कि तुमने मेरे आदमियों को पीटा है। अगर मैं आज तुम्हें सबक नहीं सिखाता, तो मैं रिवरडेल में अपना रास्ता नहीं बना पाऊंगा। हालांकि तुम्हारे नूडल हाथ और पैर देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम कोई ऐसा व्यक्ति जो मार सह सके। तुम मेरे आदमियों के सामने घुटने टेक कर क्यों नहीं झुक जाते? जब तुम ऐसा कर रहे हो तो उन्हें अपने दादाजी कहकर भी संबोधित करो और हमें चिकित्सा शुल्क के रूप में 100,000 रुपये दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम इसे खत्म कर देंगे। तुम क्या कहते हो? अर्जुन ने पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोला। उसने सिर्फ चिको को ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ हो और हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है। तुम मुझे 100,000 रुपये क्यों नहीं देते और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? तुम क्या कहते हो? तुमने तुमने क्या कहा? चिको हैरान था। वह अपनी सुनने की क्षमता पर सवाल उठा रहा था। यह आदमी बहुत घमंडी था। जब उसके आदमियों को होश आया, तो वे दहाड़े, चिको, वह आदमी तुम्हें नीची नजर से देख रहा है। उसे चोदो। भाड़ में जाओ। तुम मरने को कह रहे हो, बच्चे। चिको गुस्से में था। वह इस इलाके का बॉस था और इस दौरान वह सभी को डराता था। किसी में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके इलाके में पेशाब कर सके? अर्जुन ने पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोला। उसने सिर्फ चिको को ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ हो और हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है। तुम मुझे 100,000 रुपये क्यों नहीं देते और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? तुम क्या कहते हो? तुमने तुमने क्या कहा? उसने अपने सिर के ऊपर रखी रिंग को पकड़ लिया, जो यात्रियों को सहारा देने के लिए थी, और अर्जुन की कमर पर लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। यदि उसकी लात जमीन पर लगती तो अर्जुन या तो आधा मरा हुआ या आधा अपंग हो जाता। अर्जुन के पास संकोच करने का समय नहीं था। चिको का भारी पैर पहले से ही उसकी ओर आ रहा था। उसने नाक सिकोड़ी। उसने अपना शरीर नहीं हिलाया, बल्कि अपना दाहिना पैर उठाया और चिको के दूसरे पैर के जोड़ पर लात मारी। दरार। ये तेज आवाज चिको की हड्डी टूटने के कारण हुई थी। तभी बस में बैठे सभी लोगों ने चिको की दर्द भरी चीखें सुनी। वह जमीन पर बैठ गया और उसके पैर फट गए। उसके गोल मटोल गालों से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगीं। आह, मेरा पैर, मेरी कमर। चिको दर्द से कांप रहा था। उसने अपने बाएं पैर के घुटने को पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपना दाहिना पैर पकड़ रखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी देह चीर दी गई हो। दर्द बहुत तीव्र था। चिको के कुछ गंजे आदमी ये देखकर अवाक रह गए कि क्या हुआ। वे इतने हैरान थे कि एक ही समय में उनकी सांसें थम सी गईं। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार अपने होश में आए। वे दौड़े और चिको को खड़ा होने में मदद की। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिको को लात मारने की? तुम मरने के लिए कह रहे हो? अर्जुन ने ठहाका लगाया। वह अभी भी बैठा हुआ था और उनके चेहरे पर तुम मेरा क्या कर सकते हो वाला भाव लिए हुए था। उसने चिको की तरफ देखा जो अभी भी एकाकी अवस्था में था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसका चेहरा खराब हो गया था। अर्जुन ने ठहाका लगाया। कैसा है, चिको? क्या तुम मेरे द्वारा अभी अभी प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार करोगे? वे बहुत कायर थे। उसे नहीं पता था कि नूह क्या सोच रहा था। क्या वह सचमुच सोचता था कि वह एक बेकार आवारा है? आखिरकार, उन्होंने उस समय पूरे 1 वर्ष तक रीड विलियम्स के साथ प्रशिक्षण लिया था। किसी धनी परिवार के बच्चे के लिए ये शर्मनाक बात होगी कि उसके पास कुछ सुरक्षा कौशल न हो। चिको रोना चाहता था। उसके शरीर और घुटनों में इतना दर्द था कि वह मरना चाहता था। उन्हें अपने ही क्षेत्र में ऐसे बर्बर व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। भाइयों, मेरे लिए उसे चोदो। चिको चिल्लाया। उसकी आंखों में द्वेष था। तुरंत ही 5 से 6 शर्टहीन गंजे आदमी एक साथ अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। चिको को विश्वास नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी वह एक व्यक्ति को नहीं हरा सकता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और धीरे से उठ खड़ा हुआ। 5-6 गंजे लोगों के रौबदार हाव भाव डर के मारे तुरंत मुरझा गए। उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की।
उन्हें डर था कि उनका भी हाल चिको जैसा हो जाएगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो, चिको पीछे से चिल्लाया। 5-6 गंजे आदमी एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगे। किसी ने अपनी बड़ी मुट्ठी घुमाई, किसी ने अपने पैर पटके, और सभी ने एक साथ अर्जुन पर हमला करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन बाद में मुस्कुराया। उसने अपना हाथ ऐसे घुमाया जैसे वह ताड़ के पत्ते का पंखा हो। थप्पड़, थप्पड़। वह बहुत तेज था। शर्टलेस लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक पल में उन सभी के चेहरे पर खून से सने लाल हाथ के निशान थे। उनमें से कुछ बस के फर्श पर गिर पड़े, जबकि कुछ सीटों के पीछे झुके हुए थे। कुछ तो रेलिंग पर भी लटके हुए थे। अर्जुन ने हाथ मिलाया और भयभीत चिको की ओर चला गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन लड़ाई में इतना अच्छा होगा। अर्जुन की आवाज बर्फ से बने चाकू की तरह ठंडी थी। तो, चिको, निष्कर्ष क्या है? चिको ने अपने माथे पर जमे ठंडे पसीने को पोंछा और अपने बेहोश आदमियों की तरफ देखा। उसने जल्दी से कहा, ठीक है। ठीक है। जब तक आप हमें जाने देंगे, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, सर। वह भी अर्जुन द्वारा कही गई कोई भी बात करने को तैयार था। जहां जीवन था, वहां आशा थी। चिको ने अपने आदमियों को बुलाया। फिर, गंजे और भारी भरकम आदमी खून से सने लाल हाथों के निशानों से अपने चेहरे ढके हुए एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने पास मौजूद सारा पैसा निकाल लिया, जो सिर्फ कुछ हजार रुपये के बराबर था। चिको ने कुछ हजार रुपये लिए और उसके हाथ पसीने से तर हो गए। उसने बिल अर्जुन को थमा दिए और हकलाते हुए कहा, भाई, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या ये काफी हैं? सच कहूं तो उसे अपराध बोध हो रहा था। उसे डर था कि अगर वह खुश नहीं रहा तो अर्जुन उसका दूसरा पैर भी तोड़ देगा। बस में बैठे दूसरे यात्री जो कुछ देख रहे थे, उससे डर गए। उन्हें लगा कि अर्जुन जैसे युवक को मार दिया जाएगा। अंत में, ये गैंगस्टर पैसे इकट्ठा कर रहे थे और अर्जुन से दया की भीख मांग रहे थे। कितना अविश्वसनीय! अर्जुन ने अपने हाथों में झुर्रीदार डॉलर के नोटों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, चिको, क्या तुम मेरे साथ एक भिखारी की तरह व्यवहार कर रहे हो? चिको ने जब ये सुना तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह जोर से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। भाई, मैं गलत था। मेरी माँ 80 साल की है और मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारे लिए और पैसे लाऊंगा, ठीक है? जब वह घुटनों के बल बैठा तो अन्य गंजे व्यक्ति भी घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें बहुत दुख हुआ। आमतौर पर वे ही लोगों को लूटते थे और उनसे पैसे मांगते थे। दूसरे लोग उनसे दया की भीख मांगते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई थी। ऐसा क्यों लगा कि अर्जुन यहाँ गैंगस्टर था और गंजे लोग आदर्श नागरिक थे? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुचला जा रहा हो। अर्जुन ने मना करने से पहले सोचा। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। नहीं। उसे विश्वास नहीं था कि इन लोगों के पास कहीं कोई गुप्त कोष नहीं होगा। अंत में, चिको और उसके आदमियों ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके अर्जुन के लिए 100,000 रुपये जुटाए। आखिरकार, वे इस दुर्भाग्य से बच निकलने में सफल रहे। अर्जुन जब बस से उतरा तो उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। नमस्ते, ये कौन है? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? फोन के दूसरी तरफ से एक शैतानी हंसी आई। ये बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। रोहन, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। मैं वापस आ गया हूँ। कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने कहा, मैं अभी अस्पताल में हूँ। अहाना मेरे बगल में सो रही है। वह बहुत अच्छी लड़की है। क्या तुम आकर उसे देखना चाहोगे? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत अस्पताल के लिए टैक्सी बुलाई। वह ड्राइवर से लगातार तेज गाड़ी चलाने का आग्रह करता रहा। धिक्कार है रोहन पर। वह वाकई भविष्य की विपत्तियों के लिए धन इकट्ठा कर रहा था। वह क्या चाहता था? उस समय अर्जुन ने उसे जाने दिया था। अब वह वापस आ गया था। क्या वह बदला लेने आया था? हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर टैक्सी से उतरते ही अर्जुन घबरा गया। वह छठी मंजिल पर भागा, जहां अहाना का कमरा था। टकराना। उसने जोर से दरवाजा खोला। अर्जुन ने कमरे में सोफे पर कॉफी पीते हुए एक आदमी को देखा। उसने नेवी ब्लू रंग का सूट पहना हुआ था और उसके बाल पीछे की ओर लटके हुए थे। उसके पीछे दो गंभीर अंगरक्षक थे। वे सभी काले रंग के सूट पहने हुए थे और उनके शरीर के हर इंच से ठंडक फैल रही थी। अंगरक्षकों के आसपास की हवा से ही अर्जुन को पता चल गया कि ये दोनों जीवन और मृत्यु की लड़ाई से बच निकले हैं। अर्जुन ने रोहन की बात अनसुनी कर दी और बिस्तर की ओर भागा। उसने देखा कि अहाना अभी भी सो रही थी और वह पूरी तरह से ठीक थी। पिता का प्यार बहुत अद्भुत होता है। मुझे नहीं लगता था कि तुम 10 मिनट से भी कम समय में यहाँ पहुँच सकते हो।
रोहन ने अपनी कॉफी नीचे रखी और अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स को देखा। वह मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला। अर्जुन मुड़ा और अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करके रोहन के पास चला गया। उसके पीछे खड़े एक अंगरक्षक ने आगे बढ़कर अर्जुन को रोक लिया। आप क्या चाहते हैं? अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। वह बदले हुए रोहन को घूरने लगा। रोहन पूरी तरह से बदल गया था। वह बहुत घमंडी हो गया था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, खासकर उसका पहनावा। वह सिर से पैर तक ब्रांडेड कपड़े पहने हुए था। अब हर जगह उसके साथ अंगरक्षक भी रहते थे। क्या रोहन की वापसी हुई? इतना घबराओ मत, हम पुराने दोस्त हैं। रोहन ने ठहाका लगाया। वह उठा और अपना कॉलर ठीक किया। फिर उसने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। उसने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने रोहन के साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे पिता को कैसे जेल में डाला था? क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कुत्ते की तरह कैसे भीख मांगी थी? अर्जुन, सौभाग्य से रोहन खन्ना वापस आ गया है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए वापस आया हूं। मैं तुमसे वह सब कुछ छीन लूंगा जो तुम्हारे करीब और प्रिय है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि बेसहारा और बेघर होना कैसा लगता है। रोहन ने ठहाका लगाया, फिर ठहाका लगाया। उसके चेहरे पर हर तरफ उत्तेजना थी। अर्जुन मुस्कुराया। रोहन को घूरते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं। रोहन, अगर मैं तुम्हें एक बार चोद सकता हूं, तो मैं तुम्हें दूसरी बार भी चोद सकता हूं। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम किससे मिले या तुम्हारे पास क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी नज़र में तुम हमेशा एक हारे हुए व्यक्ति ही रहोगे। रोहन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। फिर उसने अंगरक्षकों को धक्का देकर दूर कर दिया जो उसे अर्जुन से बचा रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखों में आग थी। मैंने तुम्हें खोज लिया है। रोहन मुस्कुराया। उसके लहजे में दुर्भावना थी। कृपया बताएं, अर्जुन ने शांति से कहा। तुम यंग मास्टर कपूर हैं, रोहन ने कहा। अर्जुन ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपका समर्थन कर रहा है। रोहन ने थोड़ा सिर हिलाया। अपनी बात जारी रखते हुए उसकी आंखें बर्फीली हो गईं। मैंने नहीं सोचा था कि अर्जुन कपूर एक रीढ़विहीन मूर्ख, वास्तव में एक समृद्ध परिवार का युवा मालिक होगा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हो। क्या विन को पता है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये है, रोहन ने कहा, इस बार मैं वापस इसलिए आया हूं कि तुमसे बदला लूं और अनिका को ले जाऊं। तो यह आपके कौशल और क्षमताओं पर निर्भर है। जब से आपने सुना है, मुझे उत्सुकता है कि आपके पीछे कौन है। क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? अर्जुन ने अपनी भौं उठाई। रोहन हंसा। उसने कहा, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे पीछे कौन है, तो तुम अपनी पैंट में पेशाब कर दोगे, यंग मास्टर कपूर। ये कहने के बाद उसने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। उसकी आंखों में तिरस्कार था। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और रोहन का हाथ झटक दिया। वह आगे बढ़ा और उसके शरीर से अत्यधिक ठंडक निकलने लगी। उसने कहा, रोहन, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। उसके ऐसा कहने पर कमरे का तापमान गिर गया। ऐसा लग रहा था मानो हवा में जमे पानी के कणों की चरचराहट सुनी जा सकती है। रोहन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे लगा कि अर्जुन की ओर से हत्या का इरादा आ रहा है। इससे वह कांप उठा। कितना मजेदार है, खुद ही देख लो, रोहन ने ठंडे स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा, तो वह रुक गया। वह अचानक मुड़ा और बोला, ठीक है, अपनी पहचान के बारे में, क्या तुम अभी भी इसे विन से छिपा रहे हो? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं उसे बताऊं? तुम्हारी हिम्मत मत करना। अर्जुन ने पलट कर दहाड़ लगाई। हा, रोहन हंसते हुए कमरे से बाहर चला गया। रोहन के जाने के बाद अर्जुन ने एक कॉल किया। उसका पूरा शरीर हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसने कहा, मेरे लिए एक व्यक्ति की जांच करो। उसका नाम रोहन खन्ना है। मैं उन सभी लोगों के बारे में जानना चाहता हूं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। पापा, अचानक एक बचकानी और मधुर आवाज ने उसे पुकारा। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उसने अहाना की ओर देखा जो अभी अभी जागी थी। वह अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ रही थी और फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर गले लगाने के लिए कहा, अरे, पापा आपसे मिलने आए हैं। अर्जुन मुस्कुराता हुआ वहां आया। उसने अहाना को गोद में उठाया और उसके साथ खेलने लगा। वे दोनों बहुत खुश लग रहे थे। थोड़ी देर बाद एनी अंदर आई। जब उसने मिस्टर अर्जुन को देखा, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने पूछा, मिस्टर अर्जुन, आप आज यहाँ क्यों हैं? अर्जुन अहाना के खिलौनों से खेल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मैं बस देखने आया हूँ। तभी उसे कुछ याद आया। उसने पूछा, अच्छा, तुम्हारा भाई कैसा है?
उसके ऐसा कहने के बाद एनी चली गई और अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने रोते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। मेरे भाई और मैं आपकी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, मिस्टर अर्जुन। अब से, मैं आपकी कृपा का बदला चुकाने के लिए कुछ भी करूंगी। अर्जुन घबरा गया। उसने एनी को उठाया और कहा, तुम क्या कर रही हो? ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन जानता था कि एनी एक दयालु महिला है, लेकिन वह दूसरों के साथ संवाद करने में अच्छी नहीं थी। वह हर बात अपने दिल में रखती थी। अर्जुन ने जब एनी को रोते देखा तो उसका दिल टूट गया। इस युवती के कंधों पर बहुत अधिक दबाव था। ठीक है, रोना बंद करो। तुम मिला की अच्छी देखभाल करके मुझे और मिस व्यान को पैसे दे सकते हो, ठीक है? अर्जुन ने उसे टिश्यू का एक टुकड़ा दिया। एनी ने सिर हिलाया और उत्तर में कुछ कहा। फिर, उसने अचानक अर्जुन को गले लगा लिया। उसने कहा, धन्यवाद, मिस्टर अर्जुन। अर्जुन इस अचानक गले लगने से चौंक गया। हालांकि, उसने फिर भी उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे को हल्के से थपथपाया। ठीक है, अब सब ठीक है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मेरे पास आ जाना। संयोगवश, माया जी चेहरे पर मुस्कान लिए और हाथों में कुछ मफिन लिए अंदर आई। अहाना दादी यहाँ हैं। जब माया जी अंदर आई तो उसने सबसे पहले अर्जुन और एनी को एक दूसरे को पकड़े हुए देखा। आह, तुम दोनों! माया जी तुरंत क्रोध से भड़क उठी। धिक्कार है अर्जुन पर। उसकी वाकई एक रखेल थी, और वह थी एनी। उसने पिछली बार इस युवती को चुलबुली और चुलबुली हरकतें करते हुए देखा था। आखिरकार माया जी सही थी। मैंने आखिरकार तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं तुम दोनों व्यभिचारी सुअरों को मार डालूंगी। माया जी ने अपने मफिन फेंक दिए और अपना बैग लेकर आगे बढ़ी। अर्जुन माया जी के अचानक प्रकट होने से हैरान था। उसने एनी को अपनी पीठ के पीछे खींचा और चिल्लाया, माँ, आपने हमें गलत समझा है। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। कितना नाटकीय! अर्जुन को इस समय बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। मैं जो सोच रहा हूँ वैसा नहीं है। तुम व्यभिचारी सुअरों की जोड़ी एक दूसरे को पकड़े हुए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? माया जी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और चिल्लाई, बताओ, तुम एक ऐसी युवती की मदद क्यों करोगे जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं है? पिछली बार तुमने इस दुष्ट के कारण मुझे पीटा था, और अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे कैसे समझाओगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम समुदाय के गंदे लोग हो। तुम गंदे लोग हो। जब वह उन पर चिल्ला रही थी, माया जी ने अपना बैग फेंका और उन पर हमला कर दिया। उसने थप्पड़ मारना, खरोंचना, उनके बाल खींचना और लात मारना शुरू कर दिया। उसने वह सब कुछ किया जो वह जानती थी। अर्जुन भी खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एनी ने उन्हें एक तरफ से रोकने की कोशिश की। वह चिल्लाई, मैडम, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आपने हमें गलत समझा है। थप्पड़! माया जी ने अपना सिर घुमाया और एनी को थप्पड़ मारा। फिर, उसने अपनी नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाई, चुप हो जाओ, तुम कुतिया हो। तुम दुष्ट हो। तुम एक वेश्या की तरह बदबू मार रही हो। तुम मेरे दामाद को बहकाना चाहती हो। तुम उनके परिवार को नष्ट करना चाहती हो। मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। मैं हॉस्पिटल से कहूंगी कि वह तुम्हें नौकरी से निकाल दे। जब वह गालियां दे रही थी, माया जी ने एनी के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। एनी तो एक कमजोर युवती थी, वह माया जी जैसी अविवेकपूर्ण महिला से कैसे जीत सकती थी? देखते ही देखते दरवाजे पर भीड़ जमा हो गई। वे आपस में बातें कर रहे थे और गपशप कर रहे थे। मेरी बात है, आप सभी को इसका न्याय करना चाहिए। ये व्यभिचारी सुअरों का जोड़ा हॉस्पिटल में बच्चे के सामने अपना गुप्त प्रेम संबंध चला रहा है। कितने बेशर्म हैं! माया जी ने अर्जुन को पीटना शुरू करते हुए धूर्तता से चिल्लाई। उसने अपनी नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम कमीने! मैं अनिका को बता दूंगा। तुम दोनों को तलाक लेना होगा। तुम कृतघ्न लड़की! शर्मा परिवार ने इतने सालों तक तुम्हारा भरण पोषण किया, और तुमने बाहर जाकर एक रखेल ढूंढने का फैसला किया। क्या तुम्हारे पास अभी भी नैतिकता है, अर्जुन? सार्वजनिक शोरगुल के कारण वास्तविक सच्चाई अस्पष्ट हो सकती थी, और अर्जुन आत्मरक्षा में कोई ठोस स्पष्टीकरण देने में असमर्थ था। अर्जुन चिल्लाया, बस! इतना कहने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने माया जी की तरफ देखा जो अभी भी एनी को गालियां दे रही थी और पूछा, माया, तुम क्या चाहती हो? माया जी का मुंह सूख गया था। उसने पानी का घूंट लिया और चिल्लाती रही, मुझे क्या चाहिए? तुम यह अनैतिक काम कर रहे हो और तुम मुझे इसके बारे में बात करने की अनुमति नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी विनी को फोन करने जा रही हूँ। ऐसा कहने के बाद, उसने अपना फोन निकाला और अनिका को कॉल करने का नाटक किया।
फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा और जोर से कहा, मैं उसे अभी कॉल करने जा रही हूँ। मैं अभी कॉल कर रही हूँ। अगर अनिका को इस बारे में पता चल गया तो निश्चित रूप से तलाक हो जाएगा। क्या माया जी यह कॉल करने की हिम्मत करेगी? बिल्कुल नहीं। वह पहले से ही जानती थी कि अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने फर्स्ट पैलेस खरीदा था। अगर वह इस छोटी सी बात को बड़ा बनाने का फैसला करती तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। उसे फर्स्ट पैलेस पर अपना कब्जा करना था और अर्जुन को बाहर निकालना था। उस दिन विला में अर्जुन बहुत ही क्रूर और डरावना था। तब से माया जी रात को अच्छी नींद नहीं ले पाई थी। यह आदमी एक टाइम बम था। क्या होगा अगर एक दिन उसने उनका दुरुपयोग करने का निर्णय ले लिया? वह इसके बारे में सोचकर भी डर गई थी। अर्जुन हंसा। आखिरकार उसे सब समझ में आ गया। उसने पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं क्या चाहता हूँ? अरे अर्जुन, तुम क्या कहना चाह रहे हो? माया जी अपना अहंकार कम नहीं कर सकी। उसने अर्जुन को घूर कर पूछा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, चूंकि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये कॉल करूंगा। मैं खुद ही व्यान को बता दूंगा। इतना कहने के बाद उसने कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। अब माया जी पागल हो गई थी। उसने झपट्टा मारा और अर्जुन का फोन छीन लिया। उसने जल्दी से कहा, अरे ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये कॉल सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने एनी को घूरते हुए कहा, तू दुष्ट, यहाँ से चली जा। एनी समझाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसे मिला के साथ चले जाने का संकेत दिया। अब अर्जुन और माया जी ही उस विशाल हॉस्पिटल के कमरे में बचे थे। माया जी एक अमीर महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। वह सोफे पर अपनी टांगें एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठ गई। उसने अहंकार से कहा जैसे उसे यकीन था कि वह अर्जुन को हरा सकती है। अर्जुन, ये बहुत आसान है। जब तक तुम मुझसे माफी मांगोगे और विला के कागजात में अपने पिता और मेरे नाम जोड़ोगे, मैं दिखावा करूंगी कि मैंने कभी कुछ नहीं देखा। बहुत देर तक अपनी बात रोके रखने के बाद अंततः माया जी ने कहा। उसने अर्जुन की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा अजीब तरह से शांत लग रहा था। वह क्या सोच रहा था? क्या उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह अनिका को रिपोर्ट करेगी? अर्जुन हंसा। अर्जुन को अंततः समझ में आ गया कि माया जी क्या योजना बना रही थी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ही इसे खरीदा है? माया जी घबरा गई। उसने जवाब दिया, अनिका ने मुझे बताया। वह दोषी थी। आखिरकार विला उसी ने खरीदा था। अगर उसके जैसे बेकार आदमी के पास विला खरीदने के लिए पैसे थे तो वह कोई खास व्यक्ति ही होगा। अब माया जी का पूरा दिमाग अर्जुन की पहचान और उसके पास कितना पैसा है इस बारे में सोच रहा था। अगर वह उसका सारा पैसा ले सकती तो वह अमीर हो जाती। इसके बाद वह विलासितापूर्ण जीवन का आनंद ले सकेगी। हालांकि क्या तुम सचमुच वही हो जिसने विला खरीदा है, अर्जुन? माया जी ने पूछा। वह उसे अपने कानों से यह कहते हुए सुनना चाहती थी। अर्जुन ने कुछ देर चुप रहने के बाद उत्तर दिया, हाँ। ये सचमुच वही था। माया जी की सांसें तेज चलने लगीं। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। वह पहले तो सिर्फ अनुमान लगा रही थी। उसे 90% यकीन था, लेकिन अब जब उसने आखिरकार यह सुना तो वह अभी भी उत्साहित थी। क्या तुम अमीर माता पिता के बेटे हो? इतने सालों तक इतना कुछ सहने के बाद क्या तुम मुझसे बदला लोगे? तुम हमारे परिवार में क्यों आए? माया जी इस बात से चिंतित थी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने अंगूठे हिलाती रही। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, माया जी, तुम बदला लेने के लायक नहीं हो। अगर मैं सच में बदला लेना चाहता तो अब तक इंतजार नहीं करता। नहीं, मैं अब तुम्हारे सामने इतनी शांति से बैठा होता। माया जी ने राहत की सांस ली। यदि अर्जुन उससे बदला लेना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकेगी। गायत्री जी अकेले ही उसका सिर घुमाने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, तुमने पहले ही यह कह दिया है। अपने वादे से पीछे मत हटो, माया जी ने सीधे कहा। अर्जुन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। ठीक है, क्या तुम्हारे माता पिता वाकई अमीर हैं? तुम्हारे पास कितना पैसा है? तुम मुझे ससुराल वालों से मिलने कब ले जा रहे हो? अब माया जी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछ रही थी। मुस्कुराने से उसका चेहरा झुर्रीदार हो गया था। वह बहुत घिनौनी लग रही थी। इससे तुम्हें क्या लेना देना कि मेरे माता पिता अमीर हैं या मेरे परिवार के पास कितना पैसा है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। इस बार माया जी चुप हो गई। उसने मन ही मन अर्जुन को गालियां दी। हालांकि उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम अभी भी मेरे दामाद हो। यह उचित नहीं है कि मैं 3 साल बाद भी तुम्हारे माता पिता से न मिलूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
अर्जुन उठकर बोला, विला के बारे में हम अभी जाकर काम करेंगे। मैं तुम्हारा और पिताजी का नाम जोड़ रहा हूँ। अर्जुन की सोच बहुत सरल थी। जितनी कम जटिलताएं होंगी उतना ही बेहतर होगा। चूंकि माया जी को विला की बहुत परवाह थी, इसलिए उसने उसका नाम वहां जोड़ दिया ताकि वह परेशानी खड़ी करना बंद कर दे। वास्तव में माया जी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह अर्जुन की तारीफ करते हुए खुश थी। ओह अर्जुन, मैं तब अंधी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे माता पिता अमीर हैं। ये बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हें अपने जैविक बेटे की तरह रखूंगी। आज रात अनिका के साथ वापस आओ और मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी। माया जी एक घटिया इंसान लग रही थी, जिसके सपने अभी अभी पूरे हुए थे। वह एक ही रात में अमीर बन जाएगी। वे दोनों वहां से चले गए और लॉन्गफोर्ड पार्क वापस चले गए। अर्जुन ने पहले ही जॉर्ज से संपर्क कर लिया था, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक रहा। जब माया जी ने संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण पत्र पर अपना नाम देखा तो वह खुशी से झूम उठी। माँ, आपको पहले घर जाना चाहिए। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। अर्जुन ये कहकर चला गया। माया जी ने अर्जुन को जाते हुए देखा। उसने अपनी आंखें घुमाई और बुदबुदाया, हे, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट पर नाम लिखकर मेरी चापलूसी कर सकते हैं? मैं देखना चाहती हूँ कि कपूर कितने अमीर हैं। ये कैसे संभव होगा कि माया जी अर्जुन की सारी संपत्ति खाली करने से पहले ही सब कुछ छोड़ दे? उसने अपने कूल्हों को हिलाया और विला में वापस चली गई। तुरंत उसने सभी को इसकी घोषणा की और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। यहाँ पर अनिका पूरे दिन अपने कार्यालय में व्यस्त रही। वह नई दवा के लिए नए विपणन मंच को लेकर बेहद व्यस्त और निराश थी। अब बेकन पर साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के एंडरसन का दबाव बढ़ रहा था। उनके बहुत से प्लेटफॉर्म हटा दिए गए थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप से फंडिंग मिलने से पहले ही बीकन का पतन हो जाएगा। विचार विमर्श के बाद अनिका ने कपूर ग्रुप को फोन करके ये जानने का निर्णय लिया कि क्या उनके पास कोई विचार है। उन्होंने कैपिटल सिटी स्थित कपूर ग्रुप के चेयरमैन हडसन कैश के नंबर पर कॉल किया। नमस्ते मिस्टर कैश, अनिका ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज दयालु और कोमल लग रही थी। हडसन को जब कॉल आया तो वह मीटिंग में थे, इसलिए उन्होंने मीटिंग बीच में ही रोक दी। उनका व्यवहार विनम्र था, लेकिन उन्होंने इसे प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने कहा, आह मैडम शर्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हडसन कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि अगर यंग मैडम ने फोन करने का फैसला किया तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी। मिस्टर कैश, मैं मिस्टर कपूर से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनसे संपर्क करने में मदद कर सकते हैं? पिछली बार मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अनिका ने विचार किया और उसे इसका कारण बताया। हडसन ने एक संक्षिप्त उत्तर दिया। वह असहाय महसूस करते हुए बोला, शर्मा मैडम, तो फिर मैं मिस्टर कपूर से उनके शेड्यूल के बारे में क्यों नहीं पूछता? इसकी चिंता मत करो। ठीक है मिस्टर कैश, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अनिका ने विनम्रतापूर्वक फोन रख दिया और अपने कार्यालय में इधर उधर घूमने लगी। वह चिंतित थी। उसकी कंपनी की स्थिति बीकन के लिए हानिकारक थी। उसे एक नया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ढूंढना था। अगर नहीं, तो उसके पास नूह के साथ काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन नूह एक क्रूर और लालची जानवर था। मुनाफे का 60%, कितनी ज्यादा रकम? हडसन वापस आया। उसने तुरंत अर्जुन को बुलाया और सम्मानपूर्वक कहा, यंग मास्टर, यंग मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। इधर अर्जुन अपने दफ्तर जा रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? क्या उसकी कंपनी को कुछ हो गया है? हडसन ने कहा, यंग मास्टर, मेरे लोगों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बीकन के सभी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के एंडरसन द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि यंग मैडम नए पार्टनर की तलाश में हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उनसे मिलने का इंतजाम करूं? हडसन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वे पति पत्नी थे, लेकिन अब वे चोरों की तरह व्यवहार कर रहे थे। हालांकि उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। यंग मालिक के पास ऐसा करने के अपने कारण होंगे। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है यंग मास्टर। फोन रखने के बाद हडसन ने घबराहट में व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी। अर्जुन ने कुछ देर तक सोचा। अगर ऐसा है तो वह उससे मिल लेगा। वह उसे अपनी पहचान के बारे में इस तरह बताएगा कि अनिका उसे स्वीकार कर ले। इसके साथ ही अर्जुन अपनी कंपनी में वापस चला गया। फिर रिया उसे मॉल में कपड़े खरीदने ले गई। उसने अपने बाल भी संवारे और अच्छे कपड़े भी पहने। रिया आईने में दिख रहे बेहद खूबसूरत आदमी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। क्या वह सचमुच अर्जुन था?
कितना सुंदर है। वह किसी अमीर परिवार के युवा स्वामी की तरह दिख रहा था। उसमें कुलीनता और शान शौकत झलक रही थी। चल दर, अर्जुन ने कहा। उसने साफ सुथरा काला ब्रियोनी सूट और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके कॉलर पर एक रिबन था और उसकी कलाई पर क्रिस्टोफ क्लेरेट डुअल्टो नाइट ईगल घड़ी थी। सिर्फ घड़ी की कीमत 4 मिलियन थी। वे हडसन द्वारा व्यवस्थित रेस्तरां में पहुंचे। ये स्काई गार्डन रेस्तरां था, मुंबई का सबसे उच्च श्रेणी का रेस्तरां। पूरा रेस्टोरेंट जमीन से 100 मीटर ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। इसके नीचे एक स्काई गार्डन था जिसमें तरह तरह के खिले हुए फूल थे। वहां एक लटकता हुआ फव्वारा भी था। पूरा स्थान इस दुनिया से बाहर दिखता था। ये बहुत ही असाधारण था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी परी कथा से निकली कोई चीज हो। आज रात भी व्यान ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। उसने घुटनों तक की सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जिस पर क्रिस्टल के टुकड़े जड़े हुए थे। उसके लंबे बाल एक बन में बंधे हुए थे और उसकी लंबी पतली टांगों पर लाल रंग की ऊंची एड़ी के जूते थे। उसने अपने हाथ में लाल रंग का पर्स लिया हुआ था और वह सब के मार्गदर्शन में आरक्षित टेबल की ओर बढ़ रही थी। पूरा रेस्तरां बुक हो चुका था। अनिका को आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात इतनी शानदार होगी। वह एक ही समय में असहज और उत्साहित महसूस कर रही थी। कैपिटल सिटी के प्रसिद्ध यंग मास्टर कपूर कौन थे? क्या वह उसे जानती थी? उसी समय अर्जुन प्रवेश द्वार पर था। उसने अनिका को देखा जो स्पॉटलाइट के नीचे इंतजार कर रही थी। इस कोण से वह बहुत सुंदर और परिष्कृत लग रही थी। वह एक आदर्श महिला थी। उसने सबर से गुलाब लिया और अनिका के पास चला गया। स्पॉटलाइट के नीचे अर्जुन अनिका की ओर बढ़ा। अचानक तेज कदमों की आहट उसके पास आई। काले सूट में एक अंगरक्षक ने अर्जुन को जल्दी से रोका। उसने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, यंग मास्टर, मैडम वालिस आपको सिरस मैनर वापस जाने के लिए कह रही हैं। मास्टर टिम यहाँ हैं। मास्टर टिम। अर्जुन का दिल रुक गया। उसने पलटकर स्पॉटलाइट में अनिका को देखा और सबक को गुलाब थमा दिया। उसने कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। उससे कहो कि मेरा इंतजार करे। इतना कहने के बाद अर्जुन मुड़ा और स्काई गार्डन रेस्तरां से बाहर भाग गया। एक काली बेंटले मुंबई के मुख्य राजमार्ग पर तेजी से चल रही थी। ये स्कारलेट ब्रिज को पार करके हरियाली से भरे पहाड़ की ओर बढ़ गई। फिर ये सिरस मैनर पहुंची। अर्जुन बहुत देर तक शांत नहीं रह सका। उसने भौहें सिकोड़ी। मास्टर टिम वापस आ गया था। वह यहाँ क्यों था? क्या घर पर कुछ हुआ? कार हवेली के प्रवेश द्वार पर रुकी। प्रवेश द्वार पर काले सूट पहने अंगरक्षकों की 2 कतारें खड़ी थीं। माहौल गंभीर था और अर्जुन को यह महसूस हो गया कि इस खामोशी के बीच कुछ गड़बड़ है। अर्जुन कार से उतरा और निजी सहायक के पीछे पीछे हवेली के हॉल में चला गया। उसने सफेद शर्ट और लाल स्कर्ट पहन रखी थी। भारी दरवाजा खोलने के बाद अर्जुन ने सोफे पर एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। उसका एक पैर दूसरे के ऊपर था और उसके होठों से एक सुनहरी पाइप लटक रही थी। उसकी मूंछें थीं और बाल पीछे की ओर खींचे हुए थे। उसके चेहरे के दोनों तरफ सफेद मूंछें भी थीं। उसने एक महंगा ग्रे चेकर्ड सूट पहना हुआ था और गायत्री जी के साथ खुशी से बातें कर रहा था। मास्टर टिम। टिम कपूर। कपूर के भूमिगत बल और प्रभाव का प्रभारी व्यक्ति। वह रोजा का छोटा भाई और अर्जुन का चाचा भी था। वह व्यक्ति बहुत ही चतुर और क्रूर था, लेकिन वह एक दयालु व्यक्ति था। जब टिम ने अर्जुन को देखा तो वह उठ खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी। वह पाइप लेकर अर्जुन के पास गया और हंसा, नमस्ते मेरे प्यारे भतीजे। बहुत दिनों से नहीं मिले। तुम लंबे और मजबूत हो गए हो। जुनूनी। अर्जुन और टिम ने एक दूसरे को गले लगाया। अर्जुन ने पुकारा, अंकल टिम। टिम ने अपने पाइप का कश लिया और अर्जुन को ध्यान से देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को थपथपाया। उसकी आंखों में दया और कृतज्ञता थी और उसने कहा, अब मैं चिंता करना बंद कर सकता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है। गायत्री जी ने सब कुछ होते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वह बस हल्की सी मुस्कुराए और बोली, बैठ जाओ। वहां खड़े होकर बातें मत करो। हम परिवार हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो गायत्री। आओ, मेरे बगल में बैठो। टिम ने अर्जुन को सोफे पर बैठाया। उसने कहा, मैंने तुम्हें 7 सालों से नहीं देखा और तुमने मुझसे मिलने के लिए वापस आने के बारे में भी नहीं सोचा। तुम बदमाश हो। अर्जुन हंसने लगा और शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने लगा। गायत्री जी ने बीच में टोकते हुए कहा, टिम, तुम अचानक मुंबई क्यों आ गए? गायत्री जी टिम के अचानक आगमन के लिए तैयार नहीं थी। कुछ हुआ क्या? हालांकि परिवार में जिन लोगों को उसने शामिल किया था, उनसे कोई खबर क्यों नहीं मिली? मैं इस जगह से गुजरा और सुना कि मेरा भतीजा यहाँ है, इसलिए मैंने उसे देखने आने का फैसला किया।
टिम ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने अर्जुन की ओर देखा और उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, आइए अंकल, टिम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अर्जुन ने गायत्री जी को देखा जो सदमे में थी, और टिम के पीछे हॉल से बाहर चला गया। वे मनो के एक सुंदर क्षेत्र में आ गए। वे यहाँ से मुंबई का रात्रि दृश्य देख सकते थे। अंकल टिम, आप यहाँ क्यों आए? अर्जुन ने पूछा। वह खुद की मदद नहीं कर सका। टिम ने अपने पाइप का कश लिया और अपने पीछे खड़े अंगरक्षकों को भगा दिया। ये लोग कपूर परिवार के योद्धा थे जिन्हें मौत का डर नहीं था। वे सबसे वफादार योद्धा भी थे और केवल टिम के आदेशों का पालन करते थे। काफी देर बाद टिम ने आंखें मूंद कर कहा, अर्जुन, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। असल में तुम्हारे पिता ने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। अर्जुन चुप हो गया। फिर उसने पूछा, मेरे पिता कैसे हैं? बहुत बढ़िया नहीं। कपूर को अब तुम्हारी जरूरत है, टिम ने कहा, उसकी आवाज में उदासी थी। मैं समझता हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। रात का दृश्य देखकर उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। अंततः उसके पिता इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उसके मुड़ने के बाद टिम ने अर्जुन के कंधे को थपथपाया और कहा, मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। गायत्री जी और वालिस तुम्हारे लिए बाधा नहीं हैं। उन्हें मेरे पास छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए उनसे छुटकारा पा लूंगा। जब तुम्हारे पास समय हो तो अपने पिता से मिलने के लिए अनिका और अहाना को साथ ले आओ। उस समय जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं थी। उन्हें भी अपनी मुश्किलें झेलनी पड़ी थीं। टिम को पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। उसने उस याद के बारे में सोचा जो उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में कैद थी। ये घटना कपूर दंपति के लिए बहुत बड़ा आघात थी। अर्जुन ने कहा, मैं इस बारे में भूल गया हूँ। उसकी आंखों में नुकसान और उदासी का भाव था। टिम ने उसकी तरफ देखा और हंसा। उसने कहा, मुझे यहाँ अपनी यात्रा पर एक और काम करना है। ये तुम्हारे लिए है। इतना कहने के बाद टिम ने अपने अंगूठे से एक साधारण और बिना सजावट वाली अंगूठी निकाली। उस पर सॉवरेन शब्द खुदा हुआ था। रोजर ने मुझे तब ये दिया था, और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारी मदद करेगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने इतने सालों में क्या तैयारी की है, लेकिन मुझे पता है कि जब तुम वालिस के खिलाफ लड़ रहे हो तो तुम इसके बिना नहीं रह सकते। उसके ऐसा कहने के बाद टिम ने अंगूठे की अंगूठी अर्जुन को ऐसे थमा दी जैसे वह कुछ भी नहीं थी। अर्जुन ने स्वीकार करने का साहस नहीं किया। वह जानता था कि अंगूठे की अंगूठी का क्या मतलब है। इसका मतलब बहुत ज्यादा था। इसमें संपूर्ण कपूर परिवार की समस्त सैन्य शक्ति और बल समाहित था। ये कहा जा सकता है कि यदि किसी के पास यह अंगूठे की अंगूठी होती तो इसका अर्थ होता कि कपूर परिवार की सारी सैन्य शक्ति उसी के पास होती। वह संप्रभुता मोहर थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा पिछली बार परिवार के भर्ती आदेश में था। अर्जुन को जॉर्ज से सलाह लेनी पड़ी, और उसने गायत्री जी से भी सलाह मांगी। यदि अंततः वे सैन्य बलों का सफलतापूर्वक संचालन कर भी लेते तो भी उन्हें चाचाओं के विरोध तथा विश्वस्तरीय वरिष्ठों के असंतोष का सामना करना पड़ता। हालांकि अब जब उसके पास संप्रभुता की मुहर थी तो अर्जुन अपनी इच्छानुसार सैनिकों को संचालित करने में सक्षम हो गया, और कोई भी इसके बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। ये थी टिम की शक्ति और स्थिति। ये कपूर की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी देश इस अंगूठे की अंगूठी के मालिक के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वे इस अंगूठे की अंगूठी को देखते तो ऐसा लगता मानो उन्होंने स्वयं भगवान को देख लिया हो। बेशक वहां 3 संप्रभुता मुहरें थीं। वे परस्पर प्रतिबंधात्मक थे। शेष 2 में से एक गायत्री जी के साथ थी और दूसरी अर्जुन की जैविक मां चार्लोट लासन के साथ थी। हालांकि उस दुर्घटना में चार्लोट की अंगूठे की अंगूठी चली गई थी। अब सभी को केवल शेष 2 छल्लों के बारे में ही पता था। अंकल टिम, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अर्जुन ने मना कर दिया। वह जानता था कि टिम क्या करने की कोशिश कर रहा था। टिम ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी सेना में रहा हूं। मैंने अपनी जवानी के 20 से 30 साल कपूर के लिए काम करते हुए बिताए हैं। मैं थक गया हूं। अगर मैंने तुम्हें बड़ा होते नहीं देखा होता तो मुझे नहीं पता होता कि मैं ये चीज और किसे दे सकता हूं। टिम इस वस्तु को जाने देना चाहता था। अभी भी तुम्हारे सामने एक लंबा भविष्य है। वालिस दंपत्ति नाक भान सिकुड़ने वाले हैं। वे कपूर के सामने झुकने वाले नहीं हैं। गायत्री जी ने पिछले कुछ सालों में हमारे परिवार में अपने बहुत से लोगों को शामिल कर लिया है। कपूर परिवार में अब हम जैसे बहुत से लोग नहीं हैं। मुझे अभी भी दूसरी चीजों का ध्यान रखना है। तुम्हें ये संप्रभुता मुहर लेनी होगी, टिम ने गर्मजोशी से कहा। उसमें एक बुजुर्ग का भाव था। उसी समय गायत्री जी हॉल में खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को बाहर बातें करते हुए देख रही थी।
अपनी लाल वाइन का घूंट लेते हुए उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। मैडम, आपने जिन लोगों को बुलाया था, वे तैयार हैं। अब हम सिर्फ आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उसके आकर्षक निजी सहायक ने उसके पीछे झुककर कहा। संपूर्ण सिरस मैनर पर अब वालिस का कब्जा था। टिम इस बार अपने साथ सिर्फ 10 से ज्यादा लोगों को लेकर आया था। वे वालिस के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। अगर गायत्री जी चाहती तो वह टिम को नष्ट कर सकती थी। हालांकि टिम एक ऐसे बाघ की तरह था जो बहुत समय पहले जंगल से बाहर चला गया था। वह बिना दांत वाले बाघ से अलग नहीं था। उन्हें बर्खास्त करो, गायत्री जी ने कहा। उसने शराब का घूंट लिया और उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थीं। मैडम, यह एक दुर्लभ अवसर है। निजी सहायक चिंतित था। उन्हें बर्खास्त करो। गायत्री जी ने पलटकर अपनी निजी सहायक को ठंडी निगाहों से देखा। उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। ये भयानक था। जी हाँ, मैडम। अल्पविराम। स्काई गार्डन रेस्तरां में वापस आकर अनिका 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। लेकिन महान यंग मास्टर कपूर अभी भी कहीं नहीं दिखे थे। इस समय हडसन जल्दी से चलकर आया और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मैडम शर्मा, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। अनिका उठी और हडसन से हाथ मिलाया। वह मुस्कुराए। मिस्टर कैश, आप यहाँ क्यों हैं? यंग मास्टर कपूर कहाँ हैं? हडसन ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करें शर्मा मैडम। यंग मास्टर कपूर को कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं उनकी जगह पर आया हूँ। अनिका ने विनम्रता से मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। दोनों खुशी खुशी बातें करने लगे। अंत में कपूर ग्रुप ने बीकन को एक नया विपणन साझेदार ढूंढने में मदद करने पर सहमति व्यक्त की। अनिका उठी और हडसन से उत्साहपूर्वक हाथ मिलाया। उसने कहा, बीकन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, मिस्टर कैश। अनिका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। कपूर ग्रुप बहुत सहज था। क्या वे वाकई ऐसे ही उनके साथ काम करने के लिए राजी हो गए थे? पहले तो 1 बिलियन का निवेश हुआ, अब नया मार्केटिंग पार्टनर मिला। यह मुफ्त भोजन जैसा क्यों लगा? हडसन ने विनम्रता से उसका हाथ हिलाया और अपना हाथ छोड़ दिया। उसने कहा, मुझे धन्यवाद मत दो। ये सब यंग मास्टर क्लार्क ने तय किया है। जब अनिका ने ये सुना, तो वह सोच में पड़ गई। अंत में उसने कमजोर स्वर में पूछा, मिस्टर कैश, यंग मास्टर कपूर के बारे में? वह कैसा है? क्या मैं उसे जानती हूँ? हडसन परेशान लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अनिका को अर्जुन की पहचान के बारे में बताना चाहिए या नहीं। मैडम शर्मा, दरअसल आप हमारे यंग मास्टर से पहले भी मिल चुकी हैं। इसके अलावा आप उन्हें हर दिन देखती हैं, हडसन ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास है? कौन? अनिका हैरान थी। उसने हाल ही में मिले लोगों को याद करने की कोशिश की, खासकर उन लोगों को जिन्हें वह हर दिन देखती थी। हडसन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वे दोनों अलग हो गए और अनिका विला में वापस चली गई। उसका दिमाग हडसन द्वारा अभी अभी कही गई बातों पर व्यस्त था। वह व्यक्ति जिसे मैं देखता रहता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। अर्जुन का नाम अनिका के दिमाग में कौंधा। क्या ये वही हो सकता है? हाल ही में बहुत सी चीजें घटित हुई थीं। जब अनिका ने बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की, तो उसे लगा कि वह अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। उसका पति कौन था? वह क्या छिपा रहा था? जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसने अपना बैग खोला और अर्जुन द्वारा दिया गया बैंक कार्ड निकाला। उसने कल बैंक बैलेंस चेक करने का निर्णय लिया। एक और बात, अनिका ने अपनी दराजों में खोजबीन की और उसे वह सुनहरा कार्ड मिला जिस पर वालिस शब्द लिखा हुआ था। यह उसे गायत्री जी ने दिया था। गायत्री जी ने उससे कहा था कि अगर वह ये कार्ड वालिस के नाम वाली किसी भी दुकान पर ले जाएगी तो वह गायत्री जी को ढूंढ सकती है। अनिका उलझन में थी। ऐसा नहीं था कि उसे अर्जुन पर भरोसा नहीं था, लेकिन हाल ही में बहुत सी चीजें हो रही थीं। उसे इसकी पुष्टि करनी थी। खास तौर पर हडसन ने आज रात जो कहा, उससे उसे अपने पति की पहचान पर संदेह होने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका पति उससे बहुत सी बातें छिपा रहा था। इसके अलावा गायत्री जी अर्जुन की सौतेली मां थी। ये स्पष्ट था कि उसके जैसी महिला कोई साधारण रेस्तरां मालिक नहीं थी। अनिका, तुम वापस आ गईं। इसी समय माया जी एक गिलास गर्म दूध लेकर आए। वह मुस्कुरा रही थी। माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अनिका ने सफाई की और पूछा। आप क्या कर रहे हो? माया जी ने अनिका के हाथ में बैंक कार्ड देखा। वहाँ एक सोने का कार्ड भी था। माया जी को उत्सुकता हुई। अनिका मुस्कुराए और उन्हें दूर रख दिया। उसने कहा, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? माया जी को इन बातों की कोई चिंता नहीं थी। वह मुस्कुराए और बोली, अनिका, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। माया जी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर अनिका मुस्कुराए और पूछी, माँ, क्या हुआ?
आप इतनी खुश क्यों हैं? माया जी ने कहा, यह विला अब आपके पिता और मेरे नाम पर है। अब से हम तीनों कानूनी रूप से इस जगह के मालिक होंगे। अर्जुन अब हमें आदेश नहीं दे सकता। साथ ही वह मुझ पर हुक्म भी नहीं चला पाएगा। जब माया जी ने इस बारे में सोचा तो वह बहुत खुश हुई। वह आखिरकार एक विला की मालकिन बन गई थी। अब से उसे अर्जुन के मूड के हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से वह उसके सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी। आज्ञाकारी बनना बहुत मुश्किल था। खास तौर पर तब जब अर्जुन की काया छवि पहले से ही माया जी के दिमाग में बसी हुई थी। जब अर्जुन ने उसे बताया कि उसने ही यह विला खरीदा है और वह अमीर है, तो माया जी इसे स्वीकार नहीं कर सकी। माँ, आपने अर्जुन को क्या बताया? जब अनिका ने ये सुना तो वह पागल हो गई। वह गुस्से से बुदबुदाई। वह जानती थी कि उसकी माँ ये साजिश रच रही है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी राह पर चल पाएगी। अरे, ये कैसा रवैया है? क्या मैं गलत हूँ? मैंने ये हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए किया। भले ही अर्जुन अब अमीर हो, लेकिन वह अभी भी शर्मा परिवार का दामाद और मेरा दामाद है। इसलिए उसे मेरी बात माननी चाहिए। जो उसका है वह मेरा है, और इसका मतलब है कि यह हमारे परिवार का भी है। माया जी ने दांत पीस लिए, उसकी आंखें चमक उठीं। आप पहले ऐसी नहीं थीं। आप चाहती थीं कि मैं अर्जुन को तलाक दे दूं। लेकिन अब वह आपका दामाद है। माँ, आप इतनी जल्दी बदल गईं। अनिका हंस पड़ी। उसके स्वर में तिरस्कार था। माया जी गुस्से में थी। उसने अनिका के सिर पर तमाचा मारा और डांटा। कहो, तुम मेरी बेटी हो। तुम हमेशा किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष क्यों लेती हो? भले ही मैं पहले अर्जुन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक बेकार आवारा है। वह इतना अमीर है, तो वह हमारे सामने गरीब होने का नाटक क्यों कर रहा है? अनिका अब माया जी पर ध्यान नहीं देना चाहता था। वह पैसे के पीछे बहुत पागल थी। उसने संयम बरतने से इनकार कर दिया, तब भी जब वह जानती थी कि अर्जुन अब अमीर हो गया है। वह बहुत जिद्दी थी। आह अनिका, क्या तुम्हें लगता है कि अर्जुन हमसे सावधान है? वह कायरों की तरह 3 साल तक हमारे घर में रहा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम उसके पैसे का इस्तेमाल करें? अगर ऐसा है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। माया जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो वह बच्चा हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है न? अनिका, तुम्हें इस बार मेरा साथ देना होगा। मुझे उसके सारे पैसे लेने दो। यही हमारा मुआवजा होगा। 3 साल तक उसका जो बकाया है, उसके लिए मुआवजा। माँ, आप इतनी नासमझ क्यों हैं? अनिका का सिर दर्द कर रहा था। वह गुस्से से मरने वाली थी। उस समय तुम अर्जुन को नीची नजर से देखती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तुमने उसे डांटा और मारा, लेकिन क्या उसने तुम्हारे खिलाफ कोई दुश्मनी रखी? अब जब अर्जुन के पास पैसे हैं, तब भी तुम उसे नीची नजर से देखती हो। इसके अलावा तुम अभी भी उसके पैसे ठगने के लिए मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती हो। माँ, क्या तुम मूर्ख हो? तुम क्या सोच रही हो? वह अनिका के लिए आखिरी सहारा था। उसकी माँ को क्या हो गया था? वह इतनी गलत कैसे हो गई? माया जी क्रोधित हो गई। उसने अनिका को घूर कर देखा और डांटा। तुम कृतघ्न हो। मैंने तुम्हें 20 से ज्यादा सालों तक पाला है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ? मैं ये सब तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए कर रही हूँ। मैं यह इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो सके। रुको, तुम्हें पता है कि तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? मैं तुम्हारे बुरे उदाहरणों का अनुसरण नहीं करूंगी। अर्जुन मेरे पति हैं और मैं उन पर विश्वास करती हूँ। अनिका ने दृढ़ता से कहा। तुम्हें उस पर विश्वास है? माया जी ने उपहास किया। उसके चेहरे पर व्यंग्य था। अनिका, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो। पैसा मिलने के बाद सभी लोग बुरे बन जाते हैं। इसके अलावा अर्जुन 3 साल से हमसे यह बात छिपा रहा है। क्या तुम्हें पता भी है कि वह इन 3 सालों में क्या कर रहा है? तुम कैसे सुनिश्चित कर सकती हो कि उसके बाहर कोई रखेल नहीं है? अगर उसके पहले से ही उनसे बच्चे हैं तो क्या होगा? माया जी को ये सोचकर क्रोध आ गया कि आज सुबह उसने अस्पताल में क्या देखा। अर्जुन अच्छा व्यक्ति नहीं था। सभी पुरुष कूड़ा थे। जब अनिका ने ये सुना, तो वह असहज हो गई। उसने पूछा, माँ, आप अर्जुन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्या आप नहीं जानती कि अर्जुन किस तरह का इंसान है? वह व्यक्ति किस तरह का है? माया जी ने व्यंग्यात्मक ढंग से अपनी आंखें घुमाईं और गंभीरता से कहा, अनिका, अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगी तो तुम गलत नहीं होगे। मैं पहले भी इससे गुजर चुकी हूँ। अर्जुन निश्चित रूप से एक प्लेबॉय है। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। चलो दूसरी चीजों के बारे में बात नहीं करते। हम सिर्फ इस विला के बारे में बात करेंगे।
हमें इस विला पर अपना कब्जा करना होगा। इस तरह तुम्हारे और उसके विवाहित जीवन के 3 साल बर्बाद नहीं होंगे। तुमने उसे एक बच्चा दिया और तुम्हारा एक और बच्चा आने वाला है। अगर वह भविष्य में बेवफा होने का फैसला करता है और तुम्हें तलाक दे देता है, तो तुम क्या करोगी? माँ, कृपया चले जाओ। क्या तुम बकवास करना बंद कर सकती हो? अनिका बहुत नाराज थी। उसकी माँ में वाकई कुछ भी कहने की हिम्मत थी। ऐसा कहने के बाद वह अपने कपड़े लेकर शौचालय में चली गई। माया जी गुस्से में थी। वह बेडरूम में बैठी और दूध को कूड़ेदान में डाल दिया। उसने अनिका को डांटा, तुम कृतघ्न लड़की हो, तुम मुझे नहीं समझती। तुम्हारे पिता और तुम दोनों कृतघ्न लड़की हो। कुछ देर तक बड़बड़ाने के बाद वह कमरे से बाहर चली गई। आधे घंटे बाद अनिका ने अपना विंडब्रेकर पहना और विला से बाहर निकल गई। फिर वह मुंबई की सड़कों के बगल में एक दुकान पर गई। इसे वालिस के नाम से पंजीकृत किया गया था। अनिका ने कार पार्क की और बाहर निकली। उसने अपना धूप का चश्मा लगाया और अपने लंबे लहराते बालों को झटक दिया। फिर वह दुकान में घुस गई। यह एक दुकान थी जो जैड बेचती थी। नमस्ते मैडम, आपको क्या चाहिए? ये हमारे नवीनतम नेफ्राइट हैं। दुकानदार बोकारो चायदानी लेकर बाहर आया। उसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और सिर से पैर तक अनिका को देख रहा था। अनिका ने बिना समय बर्बाद किए उसने अपने बैग से वह कार्ड निकाला जो गायत्री जी ने उसे दिया था और दुकानदार को थमा दिया। उसने कहा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जब दुकानदार ने कार्ड देखा तो उसने बिना किसी परवाह के उसे ले लिया। जब उसने कार्ड पर छपा लोगो और साधारण वालिस देखा तो वह दंग रह गया। कृपया प्रतीक्षा करें, दुकानदार ने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वह दुकान के पीछे के आंगन में भागा और बटलर को बुलाया। उसने कहा, जेनसन, दुकान में एक ग्राहक है। उसके पास वालिस गोल्ड कार्ड है। उसने कहा कि वह मैडम से मिलना चाहती है। मैं समझ गया। फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने तुरंत फोन काट दिया। फिर दुकानदार हॉल में वापस आया और अनिका से थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। 5 मिनट से भी कम समय में 3 काली बेंज गाड़ियां दुकान के सामने आकर रुकीं। काले सूट पहने कुछ अंगरक्षक गाड़ी से उतरकर दुकान में आ गए। मिस अनिका, मैडम ने आपके बारे में पूछा था। अंगरक्षकों के मुखिया ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए अनिका से कहा। अनिका दंग रह गई। कुछ देर सोचने के बाद वह दुकान से बाहर निकलकर उनके पीछे कार में बैठ गई। फिर कार रात में तेजी से आगे बढ़ी। स्कारलेट ब्रिज पार करने के बाद वह सिरस मैनर की ओर बढ़ गई। वापस सिरस मैनर में अर्जुन और टिम के बीच बातचीत के बाद वे मुख्य हॉल में वापस चले गए। गायत्री जी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उसने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, मैंने बटलर से डिनर तैयार करने को कहा है। क्या आप डिनर के लिए रुकना चाहेंगे? अर्जुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इतना कहने के बाद अर्जुन जाने के लिए मुड़ा। हालांकि दूसरी तरफ गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, अभी मत जाओ। एक मेहमान आ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। एक अतिथि। अर्जुन ने पलटकर अविश्वास से गायत्री जी को देखा। उसने पाया कि उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। मुस्कान कोमल लग रही थी, लेकिन ये किसी के दिल को जमा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लापरवाह हो तो अथाह खाई में गिर जाएगा। वह क्या करने की कोशिश कर रही थी? तभी 3 बेंजे कारें सिरस मैनर के प्रवेश द्वार के सामने रुकीं। अनिका कार से बाहर आया और उस भव्य आवास को देखकर दंग रह गया। ये कहाँ था? वह नौकरानी के पीछे पीछे धीरे धीरे हवेली के बीचों बीच चली गई। वह हर कदम पर सावधान थी। मिस शर्मा, कृपया प्रतीक्षा करें। नौकरानी ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसके सामने का दरवाजा खोल दिया। चरमराहट। हॉल के अंदर भारी दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अर्जुन ने पलटकर देखा और